हेलो एवरीवन, अगेन यू आर विथ मेडिकल बबल। अभी तक हम अष्टांग हृदय का आयुष्कामी अध्याय पढ़ रहे थे। श्लोक नंबर 4 तक हमने पढ़ा था। आगे श्लोक नंबर 5 से देखते हैं। काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान अष्टावांगानी तस्याउस चिकित्सा येषु संश्रिता। ये जो है कि अष्टांग हृदय के 8 अंग के बारे में ये श्लोक बता रहा है। वाग्भट जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें 8 अंग क्या है? काय चिकित्सा, बाल तंत्र या कौमार्य वृत्ति भी कहते हैं, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा जिसको कि सालाक्य तंत्र कहते हैं, ये आप लोग फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। शल्य तंत्र सर्जरी कहते हैं जिसे, दष्ट विष चिकित्सा या फिर अगत तंत्र कहते हैं, ये आप लोग 3rd ईयर में पढ़ेंगे। जरा चिकित्सा जिसको कि रसायन कहा जाता है, वृष चिकित्सा। वृष चिकित्सा क्या है आपका? फिर उसके बाद से अब देखते हैं, एक एक का डिटेल देखते हैं कि क्या क्या बता रहा है। चाहे काय चिकित्सा में क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं हम। तो काय किसका पर्याय है? काय देह या शरीर का पर्याय है। तो इसमें हम संपूर्ण शरीर के बारे में अध्ययन करते हैं। और संपूर्ण शरीर में भी हम मेनली क्या देखते हैं कि हमारे आमाशय तथा पक्वाशय में जो भी डिजीज उत्पन्न हो रहे हैं या ज्वर हो रहा है, तो हम उसकी चिकित्सा किससे करते हैं? काय चिकित्सा से करते हैं। फिर उसके बाद आता है बाल तंत्र या कौमार्य वृत्ति, मतलब इसमें हम बालकों की चिकित्सा करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब काय चिकित्सा का वर्णन पहले ही किया जा चुका है, मतलब संपूर्ण शरीर का हम चिकित्सा कर ही रहे हैं, तो हमें बाल तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इससे हम ये देख सकते हैं कि बालकों में जो भी धातु हमारे शरीर में पाई जाती है, दोष धातु या हमारे शरीर में दोष धातु साम्यावस्था में रहता है पहले, लेकिन क्या होता है कि जो औषधि की मात्रा होती है वो बच्चों में कम दी जाती है, या उनके वय के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उनकी एज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उनमें औषधि की मात्रा कितनी देंगे। तो अब जो वयस्क मनुष्य है या जो वृद्ध मनुष्य है, उन लोगों में औषधि की मात्रा बालकों की तुलना में ज़्यादा होगी। तो इस वजह से इसकी जो है अलग से चिकित्सा शैली बनाई गई, बाल तंत्र या कौमार्य वृत्ति बनाया गया। फिर उसके बाद से अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब हमने बाल तंत्र की अलग से शैली या चिकित्सा बनाई, तो हमें वृद्ध लोगों के लिए भी तो बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम काय चिकित्सा पढ़ रहे हैं, संपूर्ण शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वृद्ध जो है वो एक वयस्क होने के बाद से वृद्ध बना है। युवावस्था को पार करके वो वृद्धावस्था में आया है। तो युवावस्था तक हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन को डेवलप होना होता है, जो भी चेंजिंग आनी होती है, वो युवावस्था तक आ गई होती है। तो उसके बाद से हमें जो है वृद्धावस्था के में अलग से चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो चिकित्सा हम युवावस्था में करते हैं वही वृद्धावस्था में भी करते हैं। थोड़ा बहुत जो है कि डोज का डिफरेंस होता है, तो वो अपना चिकित्सक जो है इतना जानता है तो वो कर लेता है। फिर आगे हम देखते हैं ग्रह चिकित्सा। ग्रह चिकित्सा क्या है? जिसको कि भूत विद्या कहते हैं। इसमें देव, असुर आदि ग्रहों से जो है कि प्राणियों के लिए शांति कर्म की व्यवस्था की जाती है। मतलब इसमें आप ये देख सकते हैं कि इन शांति के जो भी उपाय हैं या जो लोग भी इन सब में रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए भूत विद्या, या फिर बहुत लोग गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग चिकित्सा करते हैं, झाड़ फूंक वगैरह कराते हैं, तो उस टाइप की चिकित्सा ये ग्रह चिकित्सा, क्योंकि ये आयुर्वेद क्या है, हमारा प्राचीनतम चिकित्सा शैली है, तो उसमें ये सब भी देखा जाता है। फिर ऊर्ध्वांग चिकित्सा आता है जिसे शालाक्य तंत्र कहते हैं। ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्व अंग मतलब कि ऊपर के अंगों की बात करी जा रही है इसमें। ऊर्ध्व चतुर्गत किसे कहा जा रहा है कि क्लैविकल के ऊपर के जितने हमारे ऑर्गन हैं उनकी चिकित्सा जो है ऊर्ध्वांग चिकित्सा में करते हैं। आँख, मुख, कान, नासिका आदि में जो है शलाका के द्वारा चिकित्सा की जाती है। इसी वजह से इसका नाम शालाक्य तंत्र पड़ा है, शलाका के द्वारा करते हैं इनकी चिकित्सा। फिर उसके बाद से आता है आपका शल्य तंत्र। शल्य तंत्र क्या है? शल्य मतलब कि सर्जरी की बात की जा रही है, मतलब यह सर्जरी है शल्य तंत्र। तो ये अभी जो हमारे जो पूरे 8 अंग हैं, इन 8 अंगों में जो सबसे मुख्य है, सबसे प्रधान है, वो शल्य तंत्र है। क्योंकि शल्य तंत्र की ही चिकित्सा जो है सबसे पहले आई थी। जो हमारे अश्विनी कुमारों जो हैं, जो वो वैद्य थे, जो कि देवताओं के वैद्य थे, उन्होंने सबसे पहले ही शल्य का काम किया था, सर्जरी का काम किया था। तो ये सबसे प्रधान चिकित्सा है हमारे सभी 8 अंगों में। क्योंकि देवासुर संग्राम में भी जब युद्ध हुआ था, तो उनमें जितने भी लोग मतलब कि चोटिल हुए थे, उनकी भी पूर्ति जो है कि सर्जरी के थ्रू ही हुई थी।
फिर आता है आपका दृष्ट चिकित्सा या अगध तंत्र। दृष्ट अगध, अगध किसको कहा जाता है? अगध सर्प को कहा जाता है, मतलब विष को कहा जाता है मुख्यतः, जिसमें सर्प जो है कि जैसे मान लो कि इसमें दो तरह से चिकित्सा की जाती है, जांगम की और उसके बाद से स्थावर की। जांगम मतलब कि कीट जो है कि मकोड़े हुए या जानवर हुआ कोई भी सैला, उसने काट दिया तो उसकी चिकित्सा जो है हम दृष्ट विष चिकित्सा से करते हैं। या फिर जो है स्थावर विषों की, मतलब कि जो आपके प्लांट से जो विष निकलता है या उसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, डिजीज हो रही है, उसकी चिकित्सा किसमें करते हैं? हम अगध तंत्र में करते हैं। अगध तंत्र हो गया आपका। फिर उसके बाद से हम देखते हैं अगध तंत्र जरा चिकित्सा। जरा चिकित्सा क्या है? ये रसायन चिकित्सा है, रसायन का वर्णन किया गया है इसमें। अगध तंत्र के बाद हम रसायन के प्रस्तुतिकरण का प्रतिपादन करते हैं। इसमें जो है कि जो अष्टांग हृदय के या आचार्य वाग्भट के टीकाकार जो अरुण दत्त हैं, वो कहते हैं कि रसायनों के प्रयोग से विष का भी प्रभाव दूर हो जाता है। मतलब ये बता रहे हैं कि रसायन ऐसी चीज़ होती है कि इसके प्रयोग से विष भी दूर हो जाता है। फिर उसके बाद से हम आते हैं कि वृक्ष चिकित्सा की बात करते हैं। इसके पहले हम एक और चीज़ जान लेते हैं कि रसायन तंत्र क्या है। रसायन के बारे में बताया गया है कि यह कुछ समय के लिए पुनः यौवन को स्थिर करने में सहायक होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आप रसायन का ग्रहण कर लिए तो आप हमेशा के हमेशा यंग ही रहेंगे, ये बात नहीं है। इनके कहने का मतलब है कि हम कुछ समय के लिए अपनी युवावस्था को बनाए रख सकते हैं। मतलब कि जो समय से पहले जो सभी के चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, शरीर पे झुर्रियाँ आ जाती हैं या फिर रस की कमी हो जाती है, वो सारी चीज़ें रसायन के प्रयोग करने से नहीं होगी। आपका जो समय है जो निश्चित किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एज डिसाइड होगी वहाँ पे। तो ये रसायन का लाभ होता है। फिर उसके बाद से आता है वृक्ष चिकित्सा आपका, इसको बाजीकरण भी कहते हैं। इसमें मेनली हम संतान की उत्पत्ति के लिए ही देखते हैं कि हाँ क्या है, मतलब कि हम सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो मेल में ये बात कर रहे हैं शुक्र की कि ये क्या करता है, ये चिकित्सा क्या करता है कि शुक्र का संतर्पण करता है, दूषित शुक्र को शुद्ध करता है, क्षुद्र शुक्र को बढ़ाता है और सूखे हुए शुक्र के उत्पादन में भी ये निर्देशित करता है। तो ये नर और नारी को क्या करता है, मतलब मेल और फीमेल को जो है कि प्रोजनी के डेवलपमेंट में या फिर मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि संतान की उत्पादन शक्ति को ये बढ़ाता है, जो है आपका वृक्ष चिकित्सा, इसी को बाजीकरण भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका 5 नंबर का श्लोक भी हो गया। फिर से देख लेते हैं एक बार कि काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान, ये जो है आयुर्वेद के 8 अंग हैं। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या शल्य तंत्र, दृष्ट विष चिकित्सा, जरा चिकित्सा, वृष चिकित्सा, इस तरह से 8 हो गए। इसको आपको क्रम से याद करना जरूरी है। हो गया अभी। अब श्लोक नंबर 6 पे हम चलते हैं। श्लोक नंबर 6 को देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। श्लोक नंबर 6 जो है आपका त्रिदोषों के बारे में बताता है। अब की पहली लाइन ये क्या कह रहे हैं, वायु पित्तम कफस्य इति त्रयोदोषा समासतः, मतलब ये बता रहे हैं कि वायु, पित्त और कफ जो 3 दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ये तीनों क्या है, शारीरिक दोष हैं। ये हमारे शरीर के शारीरिक दोष हैं तीनों, वात, पित्त और कफ। अब वात, पित्त, कफ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद क्रिया शरीर में पढ़ा होगा स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा कि क्या है वात, पित्त और कफ है। तो ये इसका पूरा डिटेल जो है कि अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे, अष्टांग हृदय में ही करेंगे, 11वें चैप्टर में करेंगे। 11th चैप्टर जब आपका दोषादि विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें हम वात, पित्त, कफ का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी बस आप लोग इतना जान जाइए कि वात, पित्त और कफ जो है 3 हमारे शरीर में शारीरिक दोष पाए जाते हैं। हाँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक सिर्फ आधा इतना दे देता है कि वायु पित्त कफश्चेति, इतना दे देगा। उसके बाद से कहेगा कि इसका पूरा डिटेल करना है, मीन्स कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है ये श्लोक का। और श्लोक के पूरा श्लोक को हम लोग को लिखते हुए हमें वायु और पित्त और कफ के बारे में, मतलब वात, पित्त और कफ के बारे में हमें पूरा डिटेल करना होता है। ये डिटेल आप जो है कि दोषादि विज्ञान से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर खत्म हो जा रहा है। फिर दूसरी लाइन आपकी क्या कहती है कि विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च।
विकृता, अविकृता, मतलब कि विकृत अवस्था में, अविकृत अवस्था में क्या होता है? विकृत अवस्था में क्या करता है कि देहम ग्रंथि, देह मतलब कि शरीर को क्या करता है? ग्रंथि दूषित करता है, शरीर का विनाश करता है। अब विकृत अवस्था की बात क्या करी जा रही है कि आपका जो दोष है वो या तो बढ़ा हुआ है या छिड़ हुआ है, मतलब कि बढ़ भी सकता है हमारे शरीर में या कम भी हो सकता है, तो भी तो विकृत होगा। अब साम्यावस्था में कोई भी दोष है तो वो अपने जितना उसका प्रमाण दे रखा है उससे ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत होगी, विकृत होगा। कम होगी तो भी दिक्कत होगा। तो इस तरह से। और अविकृता मतलब कि हमारा दोष जो है कि साम्यावस्था में है,